FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। श्रोताओं, आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर सौम्या सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर सौम्या सक्सेना, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हम आज आपसे जानकारी लेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर वो आप सही से इंसान उसको ना फॉलो करे तो बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। आज हम बात करेंगे कि एक इंसान की चलने की क्षमता, उसका सही चलना और एक शारीरिक संतुलन बना के रख, यानी उसका गेट और बैलेंस दोनों बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये चलने की क्षमता, ये गेट कब बिगड़ जाता है, क्या क्या कारण होते हैं इसके? जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि साधारण जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि चलने को या चलने की क्षमता को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और ये इतनी सहज या साधारण प्रक्रिया महसूस होती है कि इसको एक लक्षण की तरह से लिया ही नहीं जाता। पर वास्तविकता ये है कि ये प्रक्रिया इतनी सहज ना होते हुए काफी जटिल है। इसमें हमारे मस्तिष्क से लेकर नसों, मांसपेशियों, हड्डियों एवं जोड़ों, बल्कि त्वचा का भी एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाए रखा जाना बहुत जरूरी है, तब आदमी नॉर्मल तरीके से चल सकता है। इसमें किसी भी लेवल पे, किसी भी मस्तिष्क से लेकर त्वचा तक, जैसा मैंने आपसे कहा अभी, किसी भी जगह अगर किसी तरह की बाधा या रुकावट या कोई बीमारी अगर उत्पन्न होती है तो उससे हमारे चलने के तरीके पर फर्क पड़ता है। इसे एक लक्षण की तरह, एक बीमारी की तरह और एक ऐसी चीज की तरह आइडेंटिफाई करें जिसका इलाज भी बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि चलने का सही तरीका, यानी सही एक गेट होना चाहिए। एक आम इंसान को शुरू में पता कैसे चलता है कि उसके चलने में, उसकी मूवमेंट में, उसके कदम रखने में कोई समस्या आ रही है? जी बिल्कुल, इसका पैमाने बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, बट सबसे पहले ये उसी व्यक्ति को पता चलता है जिसके साथ ये हो रहा होता है, और उसको पता लगाना इतना आसान तो बस इतना होता है कि शायद हम जल्दी थक रहे हैं, शायद हम अब उतना काम नहीं कर सकते, शायद हम चढ़ना नहीं चाहते ऊपर सीढ़ियों पर, या बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा क्योंकि कुछ ऐसा है जो हम शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा स्पष्ट तरीके से बता पाना संभव नहीं है, बजाय एक चीज के जो बहुत स्पष्ट होती है कि गिरने की टेंडेंसी डेवलप हो। अगर एक व्यक्ति जो पहले रोज घूमने जाता था, वो 5 में से एक बार उसे लगे कि वो ठोकर लगी और वो खुद को संभाल नहीं पाया, वो गिर गया, इसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर ये प्रवृत्ति डेवलप होने लगती है कि शायद मैं अपना संतुलन ना बनाए रख सकूं, शायद मुझे अब नहीं जाना चाहिए। ये कई बार लोग समझते हैं ये उम्र के साथ है, लेकिन ये धारणा गलत है। ये उम्र की वजह से नहीं होता है। और इस तरीके की जब कोई बात महसूस हो कि हम चलने में उतना अपना आत्मविश्वास नहीं बनाए रख पा रहे हैं, हमें लग रहा है हम गिर जाएंगे, या फिर हम जिस तरीके से सीढ़ियां चढ़ते थे या फिर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर हम पहले जिस तरह से कदम रखते थे अब वो नहीं हो पा रहा है, या हमें ये महसूस हो कि पहले के मुकाबले अब ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, या जल्दी थकान हो रही है, ये सब इस चीज का एक इंडिकेशन है कि हमारी चाल पहले की तरह नहीं रही है और शायद कुछ ऐसा है जो इसके लिए बीच में इंटरफेयर कर रहा है। डॉक्टर साहब, लेकिन एक आम जगह कहीं भी, जैसे जहाँ पे बहुत से डॉक्टर नहीं है, एक जनरल फिजिशियन के पास ही इंसान जा सकता है। तो जैसा आपने कहा कि जब उसके चलने की टेंडेंसी में उसको लगे कि हाँ, उसका कॉन्फिडेंस गिर रहा है, वो कहीं गिर ना जाए, वो कहीं उसका पाँव ना फिसल जाए, तो एकदम तो यही सवाल आता है कि शायद कुछ हड्डियों में कमज़ोरी है, किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाया जाए। तो उसको किस तरह प्रोसीड करना है और क्या क्या जो लक्षण हैं जो उसके सामने आए उसको बताएंगे कि इस डॉक्टर के पास जाना है और ये इलाज करना है। नहीं तो इंसान घर पे कभी कोई सेक कर लेता है, गर्म पानी की बोतल ले लेता है, कुछ
क्रेप बैंडेज बांध लेता है, ऐसे नुस्खे करता रहता है। तो ऐसे क्या अगर बिना ध्यान दिए बहुत देर तक ऐसा चलता रहे तो बहुत नुकसान भी हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, आपने बहुत ही साधारण भाषा में इस चीज को उल्लेख किया, मुझे बहुत खुशी है। आमतौर पे यही टेंडेंसी होती है, जब कुछ चलने में दिक्कत हुई या कुछ हुई तो हम इस चीज का सारा श्रेय दे देते हैं अपने जोड़ों को या फिर अपने हड्डियों को, मांसपेशियों को। इसीलिए मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ हड्डियों या मांसपेशियों से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसमें ऊपर और मस्तिष्क, नसें, बहुत कुछ इन्वॉल्व है, या फिर संतुलन। ये बहुत ही जेन्युइन बात है कि जब पेशेंट को इस तरीके की दिक्कत आती है तो वो एक ऑर्थोपेडिशियन से या जनरल फिजिशियन से ही मिलेगा। जरूरी ये है कि इस धारणा को, आम धारणा को, कि उम्र के साथ गिरना नॉर्मल है या आत्मविश्वास कम है या कुछ हमारे असावधानी से या फिर थकान से या दर्द होने के कारण हम गिर गए, इस चीज को इस तरह नजरअंदाज ना करते हुए आप जिससे भी मिलें, जनरल फिजिशियन से या ऑर्थोपेडिशियन से या न्यूरोलॉजिस्ट से, उनसे इस बात का उल्लेख जरूर करें कि आप गिरे। यदि उनको आप इस बात बताएंगे कि आप गिरे तो फिर एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि गिरने की फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितना गिर रहे हैं पहले के मुकाबले। ये एक नया सिम्टम आया, इसे एक लक्षण की तरह हम लोग लेंगे। यदि आपके जो भी जिस डॉक्टर से आप मिले उसे ये महसूस होता है कि ये नॉर्मल नहीं है या फिर ये सिर्फ हड्डियों में दर्द के कारण या फिर एक चांस की वजह से नहीं हुआ है, तो इसको हम आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कुछ जांचें कर सकते हैं। तो ऐसे में जांचें, एक साधारण सी जांच होती है गेट एनालिसिस। गेट एनालिसिस जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हाई फाई इक्विपमेंट, हमारे पास पीजीआई में मैं बताना चाहूंगी एक स्टेट ऑफ द आर्ट गेट लेबोरेटरी है, जिसमें हम कई सारे कैमरों की और कुछ खास प्लेटफॉर्म्स की मदद से आपके चलने के तरीके का, आपके जोड़ों पर कितना दबाव हो रहा है, कितनी आप एनर्जी खर्च कर रहे हैं चलने में, कहाँ पर डेविएशंस हैं, इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। परंतु पहली जो जांच होगी वो सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि एक अनुभवी चिकित्सक आपके चलने के तरीके को देखता है और इस बात का अंदाजा लग जाता है उससे कि आपकी जो परेशानी है वो जोड़ों के लेवल पर है, वो आपकी महसूस होना, त्वचा में महसूस होने की कमी की वजह से है, या वो बात आपकी नसों या मस्तिष्क की वजह से है। बहुत सारे ऐसे एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, बहुत या साथ में और भी जो तकलीफें हैं उनका असेसमेंट किया जाता है, आपकी पूरी हिस्ट्री पूछी जाती है और कोई भी चिकित्सक इस बात को अंदाजा लगा सकता है कि आपकी जो ये दिक्कत हो रही है वो किस लेवल पर है। यदि हम ये समझते हैं कि ये जो परेशानी है वो चलने में ना होकर या जोड़ों में ना होकर संतुलन की वजह से, जैसा कि वृद्धावस्था में अक्सर मिलता है या फिर कुछ ऐसी बीमारियों में जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या पार्किंसोनिज्म, इनमें ऐसा देखने को मिलता है, तो हम पेशेंट को फिर एक बैलेंस मास्टर या एक ऐसा मशीन है जिसमें बैलेंस का असेसमेंट हो जाता है, तो इनकी हमें एक वैल्यूज मिल जाती हैं। इसके एग्जामिनेशन से हम एक कट ऑफ निकाल सकते हैं कि भाई ये पेशेंट इतना सो है कि इसके गिरने की संभावना इतने प्रतिशत से ज्यादा है या फिर संभावना बहुत ही नेग्लिजिबल है, और इस निष्कर्ष के हिसाब से हम कुछ इलाज या कुछ असिस्टेंस उस पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने कहा कि कुछ वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसका ट्रीटमेंट आगे शेड्यूल बनाते हैं। तो वो शेड्यूल आपका किस तरह का शेड्यूल होता है, किस तरह फिर आप प्रोसीड करते हैं उस ट्रीटमेंट की ओर? इस शेड्यूल को बनाने के लिए ये वैल्यूज प्लस वो कारण, जिस कारण से ये अवस्था आई कि पेशेंट को चलने में सावधानी लेनी पड़ रही है या वो गिर रहा है, तो कारण का पता लगाना तो सबसे पहले जरूरी है सर, जिसमें कारण कई बार दवाइयाँ होती हैं। अगर हम वृद्ध लोगों की बात करें तो 4 से 5 दवाइयाँ रोज लेने वाले व्यक्ति में संतुलन खराब होने की या चाल खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और उसका एक मुख्य कारण होता है उनका साइड इफेक्ट। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो अगर कोई वृद्ध व्यक्ति कोई दवाई ले रहा है तो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए ले रहा है, अगर वो दवाई छोड़ेगा तो दूसरी बीमारी उस पर हावी हो जाएगी, तो आप कैसे वो एक बैलेंस बनाते हैं कि हाँ इतनी दवाई हो, इतनी एक्सरसाइज हो, इतना ट्रीटमेंट हो, ये बताइए। जी बिल्कुल, इसी के लिए आपको एक फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन के डॉक्टर से मुलाकात करनी होती है। किसी भी दवाई को कभी भी अब्रप्टली बंद नहीं किया जाता। तौर से लाइफ सेविंग मेडिसिन जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, उनका साइड इफेक्ट होता है डिजीनेस,
या फिर गिरने की टेंडेंसी, डायूरेटिक्स जो कि बड़े कॉमनली दिए जाते हैं, दे वर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरी होती है नींद की दवाइयाँ या न्यूरोपैथिक पेन किलर्स जो कि नसों के दर्द को कम करती हैं, लेकिन उनका एक साइड इफेक्ट होता है हल्का सा चक्कर आना या गिरने की टेंडेंसी डेवलप करना। कुछ साइकोट्रोपिक ड्रग्स, कई सारे कुछ पेन किलर्स, ये सब दवाइयाँ या कुछ हार्ट के लिए दिए जाने वाले दवाइयाँ, इन सबसे इस तरीके के साइड इफेक्ट्स आते हैं। जरूरी ये है कि इन दवाइयों को बंद न करते हुए इनकी टाइमिंग इस तरह से की जाए कि जब इन दवाइयों का असर पीक करता है उस दौरान वो व्यक्ति या तो सो रहा हो या वो किसी ऐसे काम में व्यस्त हो जिस समय उसको बहुत ज्यादा संतुलन बनाए रखने की जरूरत ना हो। सबसे जरूरी है इन दवाइयों के बाद ड्राइविंग ना किया जाए। यदि वो व्यक्ति शाम के 5 बजे घूमने जाता है तो हम इस तरीके से इन दवाइयों को देना पसंद करेंगे कि उसको उस दौरान इन दवाइयों का असर बिल्कुल कम से कम हो। मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे जुकाम, सर्दी, खांसी की दवा, इन सब के बाद भी नींद आना, चक्कर आना, डिजीनेस होना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है और इन्हें ओवर द काउंटर लोग ले लेते हैं, तो इनका टाइमिंग इम्पोर्टेंस है। दूसरी चीज, जिस दौरान ये दवाइयां, मान लीजिए ये लगातार लेने वाली दवाइयां नहीं है, तो उस दौरान उस व्यक्ति को कुछ एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया जाए या उन्हें बताया जाए कि आपको गिरने की संभावना है, इसलिए आप अपना फुटवेयर का ध्यान रखें, जो आप शूज पहनते हैं आप ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड करें, या आप साथ में एक कीन या क्वाड कीन या स्टिक या कुछ भी इस तरीके का एक असिस्टेंस लेते हैं जिससे गिरने की संभावना को हम कम से कम कर सकें। डॉक्टर साहब, मुझे ध्यान आया कि खास तौर पर महिलाओं में हील पहनना और ऊंची से ऊंची हील पहनना एक तरह का फैशन है और सबको अच्छा लगता है कि हाँ हमारा कद भी बढ़ जाता है और एक चाल में भी थोड़ा डिफरेंस आता है। तो क्या हील का भी इम्पैक्ट होता है बैलेंस पे? जी, हील का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बैलेंस पे, और हील पहनना हम लोग किसी साधारण व्यक्ति के लिए कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है कि हील, जैसे जैसे हील की हाइट बढ़ती है हमारी बॉडी का जो एंगल होता है, मतलब ट्रंक का, शरीर का, वो भी धीरे धीरे करके उसी के अनुपात में कम होता है। प्लस हील पहनने के बाद मांसपेशियों पर एक अनड्यू, मतलब जिसकी जरूरत आवश्यकता नहीं थी, वो मांसपेशियों पर एक्स्ट्रा लोड भी पड़ता है। इसके कारण जो हमारा, मतलब एक बॉडी का, देखिए संतुलन, बॉडी का संतुलन जो एक सेंटर ऑफ मास हम कहते हैं, मतलब यदि हम ये इमेजिन करें कि अपनी पूरी बॉडी का सारा वेट किसी एक पॉइंट पर केंद्रित है, तो उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहते हैं जी। जब उस मास, सेंटर ऑफ मास का प्रोपल्शन होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह हम एनालाइज करते हैं। और यही गेट का, जो चाल का मैं हम बात कर रहे थे, उसका भी सबसे महत्वपूर्ण कारण उसका यही है, गेट को कैसे हम सही रख सकते हैं। जब हम हील पहनते हैं तो इससे सारा बायोमैकेनिक्स खराब हो जाता है। जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है उसका भी मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने एक आर्टिफिशियल हाइट इंड्यूस कर दी, नीचे से हमने एक हील पहन ली जो कि नेचुरल हाइट बॉडी की नहीं थी, तो इससे काफी ज्यादा लोड पड़ता है। ये एडवाइजेबल नहीं है। जब पहनना पसंद करती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुत कम समय के लिए और कम चलने के लिए होना चाहिए। बहुत ज्यादा समय के लिए हील पहनना अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एडवाइजेबल नहीं होता है। हालांकि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है पैर की जिसमें हील को एज अ ट्रीटमेंट हम इंड्यूस करते हैं, या जहां हाइट में दोनों पैरों में फर्क हो, या फिर प्लांटर फेशियाइटिस जो कि आपने कॉमनली सुना होगा, तो उसमें थोड़ा सा हील हम एडवाइस करते हैं ताकि हम एड़ी को थोड़ा आराम दे सकें। बट रेगुलरली हील पहनने से आराम की जगह बायोमैकेनिक्स खराब होने की वजह से नॉट ओनली एंकल पर या हील पर, बल्कि घुटनों पर, हिप्स पर और स्पाइन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपके तो संपर्क में बहुत सी महिलाएं आती होंगी और जब आप कहते भी होंगे कि आप हील ना पहनो, फिर भी वो पहनती होंगी। तो लॉन्ग टर्म अगर इसकी यूजेज हो तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? और जिनको बहुत अच्छा लगे हील पहनना, अगर वो पहनते भी हैं तो उनको साथ साथ किस तरह अपने आप को बचाना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हील पहनने का जो सबसे कॉमन होता है बैक पेन, क्योंकि हील जो हाइट एक्स्ट्रा ऐड करती है वो हमारे स्पाइन में जाकर थोड़ा कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करती है बॉडी, और वो बैक पेन की तरह कुछ समय के पश्चात 2 साल 3 साल या कभी और, वो डिपेंड करता है, वो बैक पेन की तरह लोगों पर मिलता है। तो उसको बचाने का, और यदि आप कह रहे हैं पहनना ही चाहती हैं जैसा अक्सर होता है, उस केस में आप ये
कह सकते हैं कि हील को एक स्ट्रेन मानते हुए जब आप हील नहीं पहने हैं तब अपनी मांसपेशियों को और अपने पोस्चर को इतना अच्छा बनाकर रखें। साथ ही साथ मांसपेशियों के लिए आप एक्सरसाइजेस करें, इस तरीके का उनको संतुलित बनाकर रखें कि जब आप हील नहीं पहने हैं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। जब हील पहनते हैं तो कुछ मांसपेशियां डिसएडवांटेज में आ जाती हैं और कुछ बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके रहती हैं, मतलब पूरी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही होती है। तो ये जो असंतुलन हो जाता है हील पहनने की वजह से, उसको उस दौरान जब आप हील नहीं पहने हैं उसको वापस संतुलन में लाने की कोशिश करें। एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं। जब आप वॉक करने जाते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, तब आप स्पोर्ट शूज पहन के जाएं। और जब आपको पार्टी में जाना है या जब आपको लगता है कि हील पहनना बहुत जरूरी है, उस दौरान उसको एक लोड मानते हुए, या फिर जैसे हम जब स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जब वो खेलते हैं तो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज करते हैं, बट उसके लिए वो एक वार्म अप करते हैं। तो इसको आप रेस्ट ऑफ द डे को वार्म अप माने, और जब आप हील पहन रहे हैं उसको आप अपना परफॉर्मेंस माने और अपने वार्म अप को इतना अच्छा रखें कि आप उस परफॉर्मेंस को सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से दे सकें। ये आपने बहुत बढ़िया कहा कि रेस्ट ऑफ द डे को वार्म अप मानिए और उस पीरियड को एक एक्सरसाइज मानिए। आपने कहा कि पर्टिकुलरली डॉक्टर साहब इसके लिए क्या एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, जो ही लोग पहनते हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए खास खास क्या एक्सरसाइजेज करनी चाहिए? देखिए, हील पहनने के कारण जैसा मैंने कहा, एक तो स्पाइन पर बुरा असर पड़ता है, बट वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। जो इमीडिएट इफेक्ट होता है, मतलब तुरंत जो असर पड़ता है, वो होता है हील के कारण हमारी पैर के पीछे की जो मसल्स हैं, गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस, जो पिंडलियों की मसल्स होती हैं, वो शॉर्टन हो जाती हैं, वो एट अ डिसएडवांटेज होती है उस दौरान। तो उनको स्ट्रेच करें। उनको स्ट्रेच करने का एक साधारण तरीका है एंकल पंप। एंकल पंप मतलब पैरों को, पंजे को अपनी तरफ खींचना। यानी यदि आप इमेजिन करें कि एक पेशेंट बैठा हुआ है, उसने अपने घुटनों को स्ट्रेट किया हुआ है और पंजे को वो अपने फेस की तरफ स्ट्रेच कर खींचता है, तो ऐसे में जो पीछे की मसल्स होती हैं वो खिंचाव महसूस करती हैं। इस खिंचाव को आप 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, उसके बाद इसे छोड़ दीजिए। इसका ऑपोजिट आप आगे की मसल्स के लिए करेंगे, जो टिबियालिस इंटीरियर होती है, और ये जो खिंचाव आप दे रहे हैं पीछे की मसल्स को, ये आप गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस के लिए करेंगे, जो कि जब आपने हील पहने हुए थे तो जो काम नहीं कर पा रही थी अपनी क्षमता के अनुसार। तो इस तरह से आप उन दोनों मसल्स को एक संतुलन बनाने में मदद करेंगे। बट बिसाइड्स दिस, हील की बात आई है तो फिर एक और चीज जरूरी हो जाती है कि ये तो हुआ मांसपेशियों का। आपने मांसपेशियों का वार्म अप, जॉगिंग कर लिया, रनिंग कर लिया, प्लस इस तरीके से स्ट्रेचेस कर लिए। आप हील पहनने का जो ये काउंटर एक्ट कर सकते हैं इस चीज को, जो ताकत में कमी आ रही थी। मगर एक और चीज होती है जिस पर असर होता है हील पहनने के कारण, वो है ये प्रोप्रियोसेप्शन, मतलब जोड़ों की पोजीशन। देखिए, हमारी बॉडी एक बहुत ही, मतलब एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत ही अच्छे अनुपात में नेचुरली जो बनाई गई है। यदि हम उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो फिर वो किसी ना किसी तरह से हमें वापस रिस्पॉन्ड करती ही है। तो जब हम हील पहनते हैं तो जोड़ों में एक ट्विस्ट होना या उनकी पोजीशन का पूरी तरह से मस्तिष्क में पहुंचना, उसमें भी फर्क पड़ता है। इसको बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस भी फिर आपको शामिल करने जरूरी हैं जिनसे आप प्रोप्रियोसेप्शन इंप्रूव करें या बैलेंस इंप्रूव करें। उसमें एक साधारण सी तरीका हो सकता है टैंडम वॉक, जो हम कहते हैं, यानी कि एक लाइन पर चलना। जो लोग बहुत ज्यादा हील पहनते हैं उनके लिए मैं ये एक एडवाइस कर सकती हूँ कि वो अपने एक लॉन्ग कॉरिडोर में या रूम में एक लाइन इमेजिन करें या एक ड्रॉ कर लें लाइन, और उस लाइन के ऊपर एक पैर के आगे दूसरा पैर सटाकर चलने की कोशिश करें। इसे हम टैंडम वॉक कहते हैं और ये बैलेंस इंप्रूव करने के लिए होता है। डॉक्टर साहब, ये तो हुई, हम अभी बात कर रहे थे हील पहनने से क्या नुकसान हो सकते हैं और किस तरह उससे बचा जा सकता है और क्या एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जिससे हम हील पहनने के साथ साथ अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और हमने उसके पहले बात की वृद्धों में, जेरियाट्रिक्स में, लेकिन बच्चों में भी कुछ बच्चों में समस्याएं आती होंगी बैलेंस की, गिरने की स्थिति में, सही से चल ना पाना, उनके क्या कारण हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये समस्या किसी विशेष एज ग्रुप के लिए नहीं होती है। बच्चों में इस तरीके की समस्या आमतौर पर 2 कारणों से होती है, जिसमें पहला होता है आनुवांशिक कारण।
या कुछ ऐसी बीमारियां जो कि उन्हें बचपन से हैं, उससे कॉमन होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफीज या फिर मांसपेशियों में कमजोरी आने की टेंडेंसी होने वाली कुछ बीमारियां। तो इनका इलाज करना बच्चों में जरूरी हो जाता है, मांसपेशियों को उस स्थिति में बना के रखना जिसमें वो अपना अधिक से अधिक एक्टिविटीज बिना किसी सहारे के कर सकें। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफीज में आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चों की प्रॉक्सिमल मसल्स, मतलब ऊपर की थाई की मसल्स या कंधे से आर्म की मसल्स, ये कमजोर होती हैं और डिस्टल उतना असर नहीं होता है। इनमें हम एक्सरसाइजेस से, स्ट्रेंथनिंग से, स्ट्रेचिंग से और कुछ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म से, जो कि हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजिकल थेरेपिस्ट बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उनको अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस लाने की कोशिश करते हैं इनके जरिए। दूसरे जो कारण होते हैं बच्चों में बैलेंस खराब होने के, वो होते हैं पैदा होने के समय कुछ मस्तिष्क में यदि ब्लड पहुंचने में कुछ कमी हुई या फिर कुछ इतनी कठिनाई आई कि कुछ दौरान मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना रहने के कारण सेरेब्रल पैल्सी जिसे हम कहते हैं। इसमें कई तरीके के प्रेजेंटेशंस होते हैं। एक कॉमन प्रेजेंटेशन होता है कि पैरों में अकड़न है और हाथों में भी अकड़न है, पैरों में ज्यादा अकड़न है, जिसकी वजह से बच्चा चल नहीं पा रहा या फिर चलते चलते गिर जाता है। इसके लिए जरूरी होता है कि हम जल्दी इन्हें आइडेंटिफाई कर लें। जो पीडियाट्रिशियंस, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, वो बहुत ही इस चीज के लिए कुशल होते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन में, और उनको तुरंत रिहैबिलिटेशन में रेफर करें ताकि जो इनके लिए स्ट्रैटेजीज या जो कॉम्पनसेटरी जो प्लान की जा सकती है वो शुरुआत से ही हो जाए। बच्चों के लिए सिर्फ पुनर्वास नहीं होता है, बच्चों के लिए तो ये उनको शुरुआती दौर में ही सिखाने वाली बात हो गई। तो उनके लिए जितना जल्दी इंटरवेंशन किया जाए वो उतना ज्यादा जरूरी है। हम उन्हें एक नॉर्मल लाइफ जीने के काबिल जरूर बना सकते। उसके लिए जैसा मैं आपसे कह रही थी, कॉम्पनसेटरी स्ट्रैटेजी या असिस्टेंस प्लस वो सारी चीजों को, उन क्षमताओं को विकसित करना जो एक्चुअली छुप गई हैं उसके पीछे, जो एक कमी हमें नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, अभी तक तो हमने बात की कि किस तरह ट्रीट किया जाए जब हमें ये समस्याएं आए, लेकिन अगर आम जिंदगी में हम चाहें हम ठीक तरह चलते रहें, हमें चलने की समस्या कोई ना आए, हमारे चलने की क्षमता ना कम हो, हमारा शारीरिक संतुलन ना बिगड़े, हमारा गेट और बैलेंस एकदम सही रहे, तो हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जी, प्रिवेंशन के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी जीवन शैली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर से इस कारण जिससे हम चल सकें। दूसरा ये है कि जब भी कभी संतुलन में कमियां महसूस हो के आप अनावश्यक रूप से चलना अवॉइड कर रहे हैं, तो उसको नजरअंदाज न करते हुए उसके लिए कुछ जांच करा लें और ये पता करें कि कहीं कोई ये लक्षण तो नहीं है जो आगे आने वाली किसी बीमारी का आपको इंडिकेशन दे रहा हो, या कुछ ऐसा हो जो आप खुद उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपका वजन बहुत ज्यादा है तो वजन को कम करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, गेट, चलना या फिर बैलेंस, ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी के मास पर, और वो मास हमारी बॉडी हमेशा, जब आगे हम जितना बढ़ सकेंगे उसके लिए जितनी एनर्जी की या जितनी ताकत की जरूरत होगी वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा वजन कितना है। तो उस वजन को कंट्रोल रखा जाए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाई जाए। एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब है जिसमें हम अपनी सारी मसल्स को यूज करें, हम अपने बॉडी के सारे जॉइंट्स को उनकी फुल रेंज, जितना वो, यदि हमारा शोल्डर है तो हमें हाथ ऊपर से नीचे, यदि हम पैर हैं, पैरों में अगर, यदि चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। एक अगर कोई गुरु मंत्र है तो वो ये है कि आप आधा घंटे से 45 मिनट रोज एक अच्छा फुटवेयर पहन के, जिसमें हील ना हो और जिसकी ग्रिप अच्छी हो, जहां भी आप खुली हवा में या जहां भी आपके लिए संभव हो, यदि आप रोज हफ्ते में 5 दिन चल सकते हैं तो शायद ये आपको आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से या फिजिकल इम्पेयरमेंट से बचा सकता है। तो जानना चाहूंगा कि चलना बेहतर है या फिर जॉग करना बेहतर है? जी, यदि कोई भी आपको कार्डियक या न्यूरोलॉजिकल कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो भी जॉगिंग के पहले कुछ समय चलना बेहतर है। और जॉगिंग आपको एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा करती है, जॉगिंग कैलोरीज बर्न करने के लिए बेहतर है। यदि आपको वजन कम करना भी आपका एक उद्देश्य है तो जॉगिंग आपके लिए चलने से बेहतर है। लेकिन चलना एक ऐसी चीज है जिसे हम हर व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं चलने की। जॉगिंग के लिए कुछ
देखना जरूरी है कि हाँ, इस व्यक्ति के लिए जॉगिंग किसी तरह से नुकसानदायक नहीं होगी। डॉक्टर साहब, हम जब चलने की बात कर ही रहे, एकदम मेरे दिमाग में बात आई कि कुछ लोग जब चलते हैं तो उनके जो पाँव हैं सीधे नहीं होते, बाहर की ओर अपने पाँव रख के चलते हैं। तो इसका क्या कारण होता है? देखिए, चलना जो है वही जैसा मैं आपसे कह रही थी कि गेट जो है, बहुत सारे पैरों को बाहर रख के चलना, पैरों को आपका पहले फर्स्ट कांटेक्ट क्या हो रहा है जमीन से, कहीं वो आगे वाला हिस्सा तो नहीं है फुट का, पीछे वाला तो नहीं, पीछे वाला की जगह, या आप बाहर कह रहे हैं, क्या बाहर पैर रखने के साथ साथ उसका जो प्लेसमेंट ऑफ फुट है वो भी थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब मीडियल साइड में ज्यादा प्रेशर आ रहा है, लेटरल में कम आ रहा है। ये सब चीजें देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, कई सारी चीजें सिर्फ हैबिचुअल हैं, आदतन। यदि सिर्फ आदतन है तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, परंतु यदि वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं आपको बता रही थी कि किस हिस्से पर पैर के प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, यदि उसमें भी कोई बदलाव है तब ये बात परेशानी की है, क्योंकि यदि फुट का प्रेशर एक हिस्से पर ज्यादा है, इसका मतलब वो ट्रांसमिट होता है घुटने में भी, हिप में भी, स्पाइन में भी, और वो अल्टीमेटली कुछ समय के बाद आपको कई तरह की दर्द, कई तरह की परेशानियां, कई तरह के जोड़ों का घिसाव, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब चीजें दे सकता है। तो इस तरीके की परेशानी होने पर एक बार फिजियाट्रिस्ट से या फिजिकल मेडिसिन के डॉक्टर से मिल लेना ही बेहतर है, बजाय कि आप इसको नजरअंदाज करते जाएं और बाद में फिर इस बात का पता किसी और जोड़ में दर्द के बाद पता चले। डॉक्टर सक्सेना, हमें यह भी बताइए कि एक व्यक्ति को गिरने की संभावना कब बढ़ जाती है और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? जी, ऐसा देखा गया है कि गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है या तो जब व्यक्ति लेटे से उठने की कोशिश करे, या फिर वो बाथरूम में बैठना या बैठते से उठते हुए गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इन दोनों समय, जब रात को तुरंत उठकर कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता है या वो बैठे हुए स्थिति से बाथरूम में उठना चाहता है, इस समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि एक नियम बनाया जाए कि लेटने के बाद उठते समय या फिर सुबह सोकर उठते समय कुछ देर के लिए पैरों को नीचे करके बैठा जाए, अपने पंजों को ऊपर नीचे कुछ देर के लिए हिलाया जाए, 4 से 5 मिनट ये एक्सरसाइज की जाए और फिर खड़ा हुआ जाए। इसमें कई तरीके की दिक्कतें, जैसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या कुछ मेडिकेशंस का असर, या जिन लोगों को डायबिटीज है, न्यूरोपैथिक कुछ कमियां हैं, उन सबको हम कुछ हद तक कॉम्पनसेट कर सकते हैं और गिरना कम कर सकते हैं। यदि बाथरूम में ये प्रवृत्ति है तो उसके लिए हैंड रेल्स, जो ग्रैब बार्स होते हैं, वो बाथरूम में उस लेवल पर लगवाए जाने चाहिए जहां से व्यक्ति उन्हें पकड़ कर खड़ा हो, जिससे गिरने की संभावना कम हो। कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तरफ से संदेश यही है कि यदि आपको महसूस होता है कि आपका चलना पहले के मुकाबले बदल गया है, या आपको लगता है कि एक आम व्यक्ति के मुकाबले आपका चलना कुछ अलग है, तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। दूसरी चीज, गिरने को, खास तौर से वृद्ध लोगों में गिरने को कभी नजरअंदाज ना करें। यदि गिरने की टेंडेंसी या ऐसी प्रवृत्ति आपको नजर आ रही है तो गिरने की संभावना को रखते हुए डॉक्टर से सलाह जरूर लें कि इसके बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम इंटरवीन कर सकते हैं और गिरने को बचा सकते हैं, जिससे आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर सौम्या सक्सेना, आपने हमें चलने की अपनी क्षमता बनाए रखना तथा अपना शारीरिक संतुलन बनाए रखना, इस बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर SK यादव ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।